हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें PYQs भी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। तो आपको वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए। जब ये 25 क्वेश्चन आप करोगे तो इससे आपका पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा। वैसे तो मैं बायो के जितने भी चैप्टर्स हैं और केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर चुका हूँ वन शॉट में। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के हर एक चैप्टर को बड़े इजी तरीके से समझ सकते हैं। एक एक शॉट में सारे चैप्टर्स कंप्लीट हैं, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये लाइव प्रोसेसेस जो चैप्टर है, बायो का पहला चैप्टर है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके जो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। इन्हीं 25 क्वेश्चन से मैं पूरे चैप्टर को भी कवर करूंगा और ये 25 के 25 क्वेश्चंस को भी हम कवर करेंगे विद आंसर। तो आंसर कैसे लिखना है ये भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम भी आपके अब नज़दीकी हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। 2020 CBSE ने क्वेश्चन पूछा था। ये पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको जो ये नीचे लिखे हुए एंजाइम्स हैं, एंजाइम ट्रिप्सिन और लाइपेज, इनका डाइजेशन में क्या रोल है, मतलब ये डाइजेशन में क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और एंजाइम ट्रिप्सिन का लिखना है, एंजाइम लाइपेज का लिखना है, एंड राइट द टू फंक्शंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ना विलाई पर, है ना, विलाई जिनको कहते हैं, ठीक है, उनका क्या काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रोल वो प्ले करते हैं। तो ट्रिप्सिन का, लाइपेज का और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डाइजेशन में क्या रोल प्ले करता है, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो आइए इसको आंसर करते हैं। सबसे पहले जो एंजाइम आपका ट्रिप्सिन है ये क्या करता है। ट्रिप्सिन जो है वो पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है। आपको अपने आंसर में ये भी इंक्लूड कर देना है ताकि आंसर बहुत ज़्यादा क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे और अच्छा लगे देखने में, ठीक है। तो एंजाइम आंसर आपको बहुत बड़े पैराग्राफ में नहीं लिखना है, पॉइंट फिगर में लिखना है, क्योंकि पॉइंट फिगर में आंसर लिखने से क्या होता है, जो देखने वाला होता है, एग्जामिनर चेक करने वाला जो होता है, वो क्या करता है, उसको भी आसानी होती है समझने में। पॉइंट टू पॉइंट जब आप आंसर लिखते हो पॉइंट फिगर में, और आपको भी आसानी होती है याद करने में। तो एंजाइम सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, ठीक है। ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये पैनक्रियाज इसको सीक्रेट करता है। पैनक्रियाज क्या है, आपकी बॉडी में एक मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है। ट्रिप्सिन इज डाइजेस्टिव एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, और आपको पता ही है जो प्रोटीन है वो टूट करके किस में बदल जाता है, एमिनो एसिड में बदल जाता है। तो ये काम कौन कर रहा है, आपका ट्रिप्सिन कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। एंजाइम लाइपेज क्या काम करता है। एंजाइम लाइपेज जो है ये इमल्सिफाइड फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। अब जो आपका लीवर होता है, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। आपका जो लीवर होता है, यकृत होता है, ये लीवर क्या करता है, हमारी बॉडी में ना जब हम खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, फैट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, विटामिन लेते हैं। तो सबसे बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं, सबसे बड़े जो मैं कह सकता हूँ सबसे बड़े जो पार्ट होता है वो किसका होता है, फैट का होता है। फैट को पचने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। किसको पचने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, फैट को पचने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ना, वसा को, ठीक है। तो इस वसा को पचाने में कौन हेल्प करता है, तो जो लीवर होता है, लीवर एक जूस यहाँ पर सिक्रीट करता है जिसको बाइल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं, पित्त रस कहा जाता है इसको हिंदी में। बाइल जूस जो होता है ना, ये गाल ब्लेडर में स्टोर होता है, ये तो आपको पता ही है। अब ये बाइल जूस क्या करता है, ये क्या करता है, जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। इसको बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस में कौन सा फैट बनता है, इमल्सिफाइड फैट बनता है, ये वाला फैट इमल्सिफाइड। तो अब बड़े बड़े ग्लोब्यूल को तो किसने छोटे छोटे ग्लोब्यूल में बदल दिया, आपके बाइल जूस ने। लेकिन ये जो अब इमल्सिफाइड फैट है, इमल्सिफिकेशन में बना जो इमल्सिफाइड फैट है, इसको पचाने में कौन हेल्प कर रहा है, यहाँ पे आपका लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज एंजाइम का काम क्या है, इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करना, ठीक है ना।
आई होप आप समझ गए होंगे इसको। उसके बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अगला पार्ट था क्वेश्चन का कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम क्या है भाई, कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करता क्या। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होगा। किसका, न्यूट्रिएंट्स का, है ना, न्यूट्रिएंट्स का, जो फूड में तरह तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, विटामिन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, प्रोटीन होता है, इनको अच्छे से ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है डाइजेशन के बाद। तो डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, और इस सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम कौन करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करता है। साथ ही साथ ये पास ऑन करता है जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट है। अब विलाई ने या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ने जो न्यूट्रिएंट आपके एब्जॉर्ब कर लिया, अब उनको ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाना है ताकि वो आपकी बॉडी की हर सेल टिश्यू तक पहुंच जाए, ठीक है ना। तो इनको भी पास ऑन करता है ये कहाँ, ब्लड स्ट्रीम तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। आपको यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का ना सिग्निफिकेंस लिखना है, सिग्निफिकेंस मतलब उसका महत्व लिखना है, ठीक है ना, उसका इंपॉर्टेंट लिखना है, ठीक है। तो उसका इंपॉर्टेंस क्या होने वाला है इसको आप समझेंगे, और फोटोसिंथेटिक रिएक्शन आपको लिखना है, इक्वेशन जो होता है, ठीक है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों कंबाइन होते हैं, दोनों के बीच में रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और क्या बनता है आपका, ग्लूकोज बनता है। तो 2021 में बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से देखिए। सबसे पहला सिग्निफिकेंस, देखो मेरी बात सुनिए, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा आपका, ऑक्सीजन नहीं बनेगा, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो हम और आप जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो एक सिग्निफिकेंस तो यही है इसका। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि जो प्लांट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये आपको अपने एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। फूड इन एनी फूड चेन एंड हर्बीवोर्स कार्निवोर्स गेट एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। अब जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, वो एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। भाई कार्निवोर्स जो होते हैं वो हर्बीवोर्स पे डिपेंड करते हैं, हर्बीवोर्स प्लांट पे डिपेंड करते हैं। अब प्लांट में अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स नहीं होंगे, हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो कार्निवोर्स नहीं होंगे, ठीक है। और हम और आप भी तो प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका पहला सिग्निफिकेंस हो गया। दूसरा सिग्निफिकेंस है ऑक्सीजन। भाई फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट होता है O2। फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उससे ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन विच इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग स्पीसीज। बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। और एयर प्यूरिफिकेशन, फोटोसिंथेसिस से जो एयर है ना वो प्यूरिफाई होती है, शुद्ध होती है। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, और ऑक्सीजन को हमें देते हैं, ठीक है ना। तो इससे एयर क्या होती है, शुद्ध होती है, प्यूरिफाई होती है। यहाँ पर प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर हो जाता है, ठीक है। और इससे हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में ना बैलेंस बना रहता है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो CO2 को छोड़ते हैं, एनिमल्स CO2 को छोड़ते हैं, प्लांट्स उस CO2 को लेते हैं और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो प्लांट्स के द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को हम लेते हैं, हमारे द्वारा CO2 जो छूटता है उसको प्लांट्स लेते हैं। तो इस तरीके से CO2 और ऑक्सीजन के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बना रहता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये फोटोसिंथेसिस का क्या हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया। तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एटमॉस्फेयर से ले लेता है, वाटर जो है रूट एयर के द्वारा वो ज़मीन से, सॉइल से ले लेता है, प्लस लाइट एनर्जी उसको सन से मिल जाता है, सूरज से मिल जाता है, क्लोरोफिल उसमें ऑलरेडी होता ही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब मिलती है तो बनता है ग्लूकोज C6H12O6। इसी से प्लांट को एनर्जी मिलता है और ऑक्सीजन प्लांट हमको दे देता है। तो इस तरीके से ये फोटोसिंथेटिक इक्वेशन हो गई, जो आपको इस तरीके से लिखनी पड़ती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है व्हाट इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो पहली घटना ये होती है कि लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। अब लाइट क्या करती है, अपने लाइट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है ना प्लांट को। हम बोलते हैं ना प्लांट को सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है ना, जो उसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, वो इस सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है।
अंदर लेता है। उसके बाद ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है, मतलब टूट जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये पूरा काम किस में हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए इसको लाइट फेज या लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और तीसरा इवेंट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में, इसीलिए तो बनता है C6H12O6 ग्लूकोज, यही तो एक कार्बोहाइड्रेट है। ये लाइट की एब्सेंस में होता है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन या डार्क फेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीट एंड वेल लेवल डायग्राम द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है ना, ये बोर्ड 2015 टर्म 1 है, ठीक है ना, CBSE टर्म 1 में पूछा था 2015 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरीके से डायग्रामेटिक व्यू आपको एक बताना है, इस तरीके से, है ना। अमीबा तो क्या है, किसी तरीके से भी इसको ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे भी आप इसको, क्योंकि इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको अपनी आंसर शीट में नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है ताकि अच्छा दिखे। ठीक है, तो अमीबा में फूड जो होता है, सबसे पहले अमीबा इस फूड को लेता है, ठीक है ना, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, इंजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। उसके बाद अमीबा जो है ना, अपने जो उसकी जो आउटर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको एक्सपेंड करता है ना, बाहर, उनको कहते हैं स्यूडोपोडिया। इस स्यूडोपोडिया की मदद से ये फूड को क्या करता है, घेरता है चारों तरफ से। जब इसको घेरता है तो यहाँ पर इस तरीके से एक फूड वैक्यूल बन जाता है, और फूड वैक्यूल में ही अमीबा इस फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो अमीबा में फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है, फूड वैक्यूल में होता है। ठीक है, डाइजेशन के बाद अमीबा क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, हम में और आप में भी इसी स्टेप से ही होता है न्यूट्रिशन। ठीक है ना, तो एब्जॉर्ब करता है। अब एब्जॉर्ब करने के बाद अमीबा क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब के बाद इसको ये यूज करेगा। ठीक है ना, यूज करेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में अमीबा इस पूरे जो डाइजेस्टेड फूड है इसको एब्जॉर्ब करेगा ताकि इसकी बॉडी इसको यूज कर सके। ठीक है, तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से जो इसका खाना है वो इसकी फूड वैक्यूल से इसके साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। उसके बाद अमीबा इस फूड को यूज करता है, एसिमिलेशन इसको बोलते हैं। और इजेशन में जब खाने को शरीर से बाहर निकालना पड़ता है तो इजेशन में अमीबा फिर इसको इस तरीके से बाहर कर देती है। तो ये यहाँ पर आपको बताना पड़ता है। तो ये 5 स्टेप है आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में होता है आपका इंजेशन, ठीक है ना, उसके बाद होता है डाइजेशन, ठीक है, उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। ये 5 स्टेप में आपका न्यूट्रिशन घटता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज देयर डिफरेंस इन द रेट ऑफ ब्रीदिंग बिटवीन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यानी कि धरती पर रहने वाले जीव जंतु, पानी के बाहर रहने वाले जीव जंतु, एक्वेटिक यानी कि पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु, इन दोनों में ना ब्रीदिंग रेट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जो इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होती हैं, मछलियाँ जो होती हैं जैसे, उनमें जो श्वास लेने की प्रक्रिया होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। ठीक है, तेज़ी से लेना, तेज़ी से छोड़ना, जबकि हम में और आप में ऐसा नहीं होता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेते हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं, और पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, बाहर के ऑक्सीजन से कम होती है पानी के अंदर की ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, इसीलिए इनको बहुत तेज़ी से उस ऑक्सीजन को लेना पड़ता है, बहुत तेज़ी से लेना पड़ता है, और इसीलिए उनमें ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिकॉज देयर इज लेस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर देन इन एयर। ओके, ये आपका आंसर हो गया। अगला है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है, हम में और आप में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, देखो 2 तरह का होता है, सिंपल सी बात है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या होता है यहाँ पे एक बार बॉडी, और देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो वेना कावा होती है वो आपकी इम्प्योर ब्लड को आपके बॉडी ऑर्गन से लाती है, ऊपर के ऑर्गन से भी, नीचे के ऑर्गन से भी, ठीक है, वेना कावा, और हार्ट के राइट चैम्बर में डाल देता है। यहाँ से ये लंग्स तक जाता है, लंग्स में ये ब्लड प्योर होता है क्योंकि CO2 यहाँ से ब्लड से रिमूव हो जाता है। उसके बाद अच्छा, लंग्स तक इसको कौन ले जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड क्या होता है, फ्लो करता है, बाकी सभी आर्टरीज में प्योर ब्लड फ्लो करता है।
यहाँ पर जो वेन जो होती है उनमें इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है, ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें प्योर ब्लड जाता है। तो पल्मोनरी वेन जो होती है ये लंग से इस प्योर ब्लड को लाता है और हार्ट के इस किस चैम्बर में डाल देता है, आपके लेफ्ट चैम्बर में डाल देता है, और यहाँ से आयोर्टा की मदद से ये फिर से पूरी बॉडी में पंप हो जाता है। ठीक है, तो बॉडी से हार्ट में गया, फिर हार्ट से बॉडी में गया, बॉडी से हार्ट में, हार्ट से बॉडी में, बॉडी से हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से हार्ट में, हार्ट से बॉडी में। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि ये दो पाथवेज में होता है, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है और एक दूसरा क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, उसके बाद है आपका वाई इज द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यूजफुल। देखो क्यों है ये यूजफुल, 2015 में क्वेश्चन पूछा था, PYQ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो भैया जो आपका हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं, एक ये वाला चैम्बर होता है, एक ये वाला होता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट, तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। अब इसके बीच में एक दीवार होती है जो कि राइट चैम्बर को लेफ्ट चैम्बर से क्या करता है, अलग करता है। अगर ये दीवार नहीं होगा तो प्योर और इम्प्योर दोनों ब्लड मिक्स हो जाएगा और काम नहीं बनेगा, फिर आदमी की डेथ हो जाएगी। ठीक है ना, इसीलिए प्योर ब्लड का अलग होना जरूरी है इम्प्योर ब्लड से। ठीक है, अब देखिए जरा, इस दीवार को कहा जाता है सेप्टम। क्या कहा जाता है, सेप्टम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस दीवार को सेप्टम कहा जाता है। तो द सेपरेशन ऑफ द हार्ट्स राइट एंड लेफ्ट साइड इज यूजफुल बिकॉज इट प्रिवेंट्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए, O2 वाला ब्लड CO2 के साथ मिक्स ना हो जाए, मतलब अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त के साथ मिक्स ना हो जाए, इसीलिए ये सेपरेशन जरूरी है, वो दीवार का होना जरूरी है। ठीक है, जिसको सेप्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ फ्लो चार्ट शोइंग द 3 डिफरेंट पाथवेज इन्वॉल्व्ड इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है बॉडी में ना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, एक फ्लो चार्ट दे रखा है NCERT ने, वही आपको अपने आंसर शीट में लिखना है, और साथ ही साथ में नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। अच्छा, ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, इसका आंसर तो ये होगा, हीमोग्लोबिन हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है, रेड होता है। अब यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट बनता है, ग्लूकोज भाई कैसे कैसे टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ग्लूकोज सबसे पहले साइटोप्लाज्म में क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज, क्योंकि C6 6 कार्बन होते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में होता है, सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट यानी 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब और ज़्यादा टूट जाता है तो पायरुवेट बनाता है, यहाँ पर एनर्जी भी बनती है। ठीक है, ये पायरुवेट को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यीस्ट में ये देखने को मिलता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, इन 3 चीज़ों में टूट जाता है। लेक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूट जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, और जब इसको यहाँ पर ऑक्सीजन मिलती है यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूट जाता है। ये प्रोसेस होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा अपनी आंसर शीट में, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो, और इससे MCQ क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इस डायग्राम को आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक, अगला, स्टेट द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन आवर थ्रॉट। हमारा जो थ्रॉट है, गला है, उसमें जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं उनका क्या फंक्शन होता है। अच्छा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज को बोला जाता है भैया विंड पाइप। क्या बोला जाता है, विंड पाइप बोला जाता है। ठीक है, और इसका टेक्निकल नेम क्या होता है, इसका टेक्निकल यानी कि साइंटिफिक नेम होता है ट्रेकिया। क्या होता है, ट्रेकिया। तो इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे ट्रेकिया को क्या करता है, मतलब ट्रेकिया पे जो रिंग्स होती है ना, इस तरीके से रिंग्स जो होती हैं, ये रिंग्स क्या करती है ना, इस विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाती है। जब इसके अंदर कम हवा होती है ना, जैसे गुब्बारे के अंदर हवा नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है ना, मन बिल्कुल। तो इसी तरीके से इसमें जो रिंग्स होती है वो क्या करती है, इस पाइप को कोलैप्स होने से बचाती है। अगर इसमें कम हवा होगी, ज़्यादा हवा होगी तो दिक्कत ही नहीं है, कम हवा होगी तो इसको कोलैप्स होने से बचाती है भैया। ठीक है ना, तो ये इसका काम है, ये इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद 2020 में कुछ रीज़न वाले क्वेश्चन आए थे भाई, देखिए ज़रा, देखिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आराम से क्लियर हो जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछता है।
वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन एट्रिया। देखो जो वेंट्रिकल्स होती हैं हार्ट में, जो वेंट्रिकल्स होती हैं उनमें जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो थिकर होती हैं, पतली होती है, और एट्रिया में नहीं होती, उनमें थिन होती हैं, थिनर होती हैं। इसका रीज़न बताना है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट इज स्लो। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्लो क्यों होता है भाई? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें सर्कुलेशन क्या होता है? डिफर होता है, मतलब सिंगल सर्कुलेशन होता है, और जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होता है उनमें डबल सर्कुलेशन होता है। क्यों? ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर एंड मिनरल्स ट्रेवल फास्टर थ्रू जाइलम एंड कंपेयर टू द नाइट। देखो डे टाइम में आपका जाइलम के थ्रू जो पानी और मिनरल्स ट्रेवल करते हैं वो बहुत फास्ट करते हैं डे टाइम में, और नाइट में ऐसा नहीं होता है। वेन्स हैव वॉल्व्स वेयरएज आर्टरीज डू नॉट हैव। वेन्स के पास वॉल्व्स होती हैं, आर्टरीज के पास नहीं होती है। तो चलिए इसको फटाफट आंसर कर लेते हैं। पहले का आंसर ये होगा बिकॉज ब्लड प्रेशर इज हाई इन वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स में ब्लड प्रेशर क्या होता है भैया? हाँ, वेंट्रिकल्स में हाई होता है, इसलिए इनका थिकर होती है, जो इनकी जो वॉल होती है, ठीक है, इनकी जो वॉल होती है क्या होती है? थिकर होती है, ठीक है, वेंट्रिकल्स की, ठीक है, किसके मुकाबले? आर्टरिया के मुकाबले, ठीक है, आर्टरिया में थिन होती है, ठीक है। इसी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है वेंट्रिकल्स में, किसके मुकाबले? आर्टरियम के मुकाबले, ठीक है। अगला है आर्टरिया के मुकाबला। अगला है द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज slow because plants are non-motile and have a large proportion of dead cells which means they don't need much energy, ठीक है भाई। ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट में स्लो होता है, क्यों होता है? जबकि हमारे और आप में, एनिमल्स में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत तेज़ी से होता है। तो प्लांट में इसलिए होता है ये स्लो क्योंकि प्लांट्स में बहुत ज़्यादा डेड सेल्स होती हैं। प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मोशन नहीं करते, मतलब नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इनमें कम एनर्जी लगती है। कम एनर्जी लगती है तो इनमें ट्रांसपोर्टेशन भी बिल्कुल स्लो चलता है क्योंकि इनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगला था भैया कि एक्वेटिक में सिंगल सर्कुलेशन होता है और टेरेस्ट्रियल में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन क्या था? चौथा था ड्यूरिंग द डे टाइम वाला था, ठीक है ना। तो डे टाइम में क्या होता है ना, प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू। अब रात में तो वो बंद हो जाते हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन रात में नहीं होता है, और ट्रांसपिरेशन की वजह से ही सक्शन नाम की फोर्स लगती है, जिसकी वजह से जाइलम से वाटर और मिनरल बहुत तेज़ी से जाते हैं प्लांट्स की बॉडी में, ठीक है ना। तो नाइट में ये फोर्स नहीं लगता है, डे में ये फोर्स लगता है, इसीलिए ऐसा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। उसके बाद था आपका वेन्स है वॉल्व्स। देखो वेन्स के पास क्या होती हैं? जो वॉल्व्स होती हैं, और आर्टरीज के पास नहीं होती। भाई देखो सिंपल सी बात है, जो वेन्स होती है ना, वेन्स के पास वॉल्व की, अब जैसे इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है क्या? ब्लड, तो यहाँ पर वॉल्व होगी तो बंद हो जाएगी, ठीक है, या इस तरीके से जा रहा है ब्लड ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर वॉल्व का होना ज़रूरी है। जैसे इस तरीके से चला गया नीचे से ऊपर, तो यहाँ पर ये बंद हो जाएगा ना। जब ये बंद हो जाएगा तो यहाँ पहुँचा ब्लड, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये खुला ही रहता तो ये नीचे आ जाता, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर बहुत स्लो होता है, बहुत कम होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है आपकी किसमें? वेन्स में, ठीक है ना। इसीलिए इनमें वॉल्व की ज़रूरत पड़ती है, कपाटों की ज़रूरत पड़ती है, दरवाज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो, ताकि बैक फ्लो ना करे ब्लड। वाइल आर्टरीज डू नॉट बिकॉज द हार्ट्स प्रेशर इज, आर्टरीज में जो प्रेशर होता है ना ब्लड का, वो बहुत हाई होता है, ठीक है ना, तेज़ी से चला जाता है ब्लड, तो बैक फ्लो तो वैसे भी नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये आंसर समझना है। बाकी मैं बता दूं, अगर चैप्टर को आपको बहुत डिटेल से समझना, अच्छे से समझना है, और नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लाइव प्रोसेसेस नाम का जो चैप्टर है उस लिंक पे क्लिक करिए, आपको पूरा चैप्टर एक शॉट में बहुत ईजी वे में मिल जाएगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा था, मेंशन एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब ब्लड के 2 कंपोनेंट्स लिखो भाई, तो ब्लड के 2, 3, 4 जितने भी कंपोनेंट्स आपको लिखना ही है। तो ब्लड में रेड ब्लड सेल होती है, यानी आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, आपको पूरा नाम लिखना है, ठीक है ना। वाइट ब्लड सेल्स होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है, और आपका प्लाज्मा होता है। ये ब्लड के क्या है? कंपोनेंट्स हैं, जिससे ब्लड क्या होता है? बनता है, ठीक है। उसके बाद राइट द फंक्शन ऑफ वॉल्स प्रेजेंट इन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। अच्छा, एट्रियल वेंट्रिकल्स जो होती हैं, इनका फंक्शन क्या है ना, इनका
फंक्शन आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है, ठीक है। किसका किसका फंक्शन लिखना है, वेन्स और आर्टरीज का आपको क्या लिखना है, फंक्शन लिखना है। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। राइट द फंक्शन ऑफ वोल्व्स प्रेजेंट इन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। जो वोल्व होती हैं उनका फंक्शन बताना है आपको, एट्रिया और वेंट्रिकल्स में जो वोल्व्स होती हैं, ठीक है भाई। ये बैक फ्लो को रोकता है ताकि ब्लड क्या ना करे, बैक फ्लो ना करे, प्रिवेंट करता है ना ये उससे, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है ना। टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, इस तरीके से आप लिख सकते हो, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, इस तरीके से, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके बाद है ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। देखो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो रास्ता है उसको आपको खोजना है, उसको आपको लिखना है कि कहाँ कहाँ से गुजरता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मूवमेंट नहीं लिखना है। ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, बहुत घुमा के पूछा है इसने। तो देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, सबसे पहले कहाँ होता है ये ऑक्सीजनेटेड, CO2 कहाँ से इसमें से रिमूव होता है, लंग्स में जाता है ना ब्लड, हार्ट के राइट चैम्बर से लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो लंग्स में जब ये जाता है तो लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, आपके लंग्स से कहाँ आएगा ये, आपकी लंग्स से आपकी पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आपके हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आएगा। किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट में बताना पड़ेगा इसको। लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये क्या करेगा, अयोर्टा के थ्रू, किसके थ्रू, अयोर्टा के थ्रू आपकी बॉडी ऑर्गन्स तक जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स तक जाएगा। तो ये आपका मूवमेंट है किसका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा के द्वारा ये पूरी बॉडी ऑर्गन्स में पंप किया जाता है। ये उसका मूवमेंट है, ये उसका रास्ता है, मतलब किस किस रास्ते से होकर के गुजरता है बॉडी के अंदर, वो आपको ट्रेस करना था। अब यहाँ पर स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना है भाई, किसके बीच में, पूरे डिफरेंसेस नहीं बताने, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना है आपको आर्टरीज और वेन्स के बीच में, उनके कंपोजिशन में, ठीक है। किस तरीके से स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है इनमें, जैसे जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं, थिकर होती हैं, टू हैंडल द हायर प्रेशर ऑफ ब्लड, ताकि वो ब्लड के हायर प्रेशर को क्या कर सके, झेल सके, हैंडल कर सके। इसीलिए उनकी जो दीवारें होती है वो मोटी होती है, क्योंकि उनके अंदर ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है। और वेन्स जो होती हैं ना, उनमें थिनर वॉल्स होती हैं, क्योंकि उनमें जो ब्लड प्रेशर होता है बहुत लो होता है, लो BP चलता है उनके अंदर, लोअर ब्लड प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू देम, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको बता देना है दोनों के बीच में। उसके बाद है नेम द ऑर्गन्स दैट फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाने वाले ऑर्गन्स क्या क्या है, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस से बनता है। और अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में यूरिन किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, किस तरीके से बनता है। तो आई होप सारे टॉपिक्स आपके कवर हो गए हैं भाई इस चैप्टर में, ठीक है ना। जितने मिनट की वीडियो बनी होगी पूरे टॉपिक्स भी कवर हो गए और पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो गए। तो चलिए इनको थोड़ा फटाफट कर लेते हैं। आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स होती है किडनीज, उसके बाद यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाते हैं। उसके बाद यूरिन किस तरीके से बनता है, तो यूरिन देखो 3 स्टेप में बनता है बॉडी में। यूरिन जो होता है, पेशाब जो होता है, वो ह्यूमन बॉडी में 3 स्टेप में बनता है। पहला स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब इसमें क्या होता है इसको हम देखेंगे। दूसरा स्टेप होता है आपका सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा स्टेप होता है आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप में आपका क्या बनता है, यूरिन बनता है। तो क्या होता है, सबसे पहले ब्लड में ही तो होता है ना, ब्लड से ही तो किडनी उसको अच्छे से फिल्टर करके लाती है अपने पास, ठीक है।
तो फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, जो आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं आपके ब्लड में, आपके ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, आपके ब्लड में जो वाटर होता है, आपके ब्लड में जो एमिनो एसिड्स होते हैं, आपके ब्लड में जो एक्सेसिव सॉल्ट्स होता है, ज़्यादा सॉल्ट होता है, वो क्या होता है, फिल्टर्ड होता है। फिल्टर होता है कहाँ से, ब्लड से उसको फिल्टर करता है। कौन करता है उसको फिल्टर, आपकी किडनी, ठीक है ना। इसी को तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कह रहे हैं हम। अब जो ये इनिशियल फिल्ट्रेट है, ये सारा इनिशियल फिल्ट्रेट है, प्रारंभिक निचोड़ है, ये इनिशियल फिल्ट्रेट है, ये एंटर करता है किसमें, बोमेन कैप्सूल में। जब आप नेफ्रॉन का डायग्राम देखोगे ना, तो उसमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, बोमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन, सबसे ऊपर होता है इस तरीके से गोल। तो बोमेन कैप्सूल में ये इनिशियल फिल्ट्रेट क्या होता है, एंटर करता है, ठीक है ना। तो ये है सबसे पहला आपका स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब जब किडनी इनको फिल्टर करता है तो उसमें क्या आ जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस आ जाते हैं जिनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब किया जाता है, दोबारा से ब्लड के पास लाया जाता है, ठीक है ना। तो यूजफुल सब्सटेंस में जैसे ग्लूकोज उसमें चला जाता है, एमिनो एसिड उसमें चला जाता है, सॉल्ट उसमें चला जाता है, ठीक है। मेजर अमाउंट ऑफ वाटर भी उसमें चला जाता है। इनको ना नेफ्रॉन के चारों तरफ ना कुछ कैपिलरीज होती हैं, ये कैपिलरीज क्या करती हैं, इन सब इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को दोबारा से अपनी ओर खींच लेती है और ब्लड के पास भेज देती है, ठीक है ना। और जो यूजफुल नहीं होता है वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है आपका यूरिया बन करके, या जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, या जो सॉल्ट होता है, ठीक है ना, वो कहाँ चला जाता है, आपके कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। कलेक्टिंग डक्ट से ये किस में चला जाता है, यूरेटर में चला जाता है। यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, वहाँ पर कुछ देर के लिए इकट्ठा रहता है, यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन इकट्ठा रहता है, और जब आपको लगता है कि आपको बाहर जाना चाहिए तो फिर यूरिथ्रा के थ्रू ये यूरिन जो है बाहर निकल जाता है बॉडी से, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आ जाता है आपका ट्यूबुलर सीक्रेशन में। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपकी समझ में आए होंगे। 25 प्लस क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हमने, है ना। जितने भी क्वेश्चंस थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इनके आप नोट्स बना लीजिए, और 2025 में जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इनको ज़रूर आप पढ़िए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो है ये मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। हर एक चैप्टर के लगभग 20 से 25 आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस इस तरीके से मैं छोटी वीडियो के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप बताइए। कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।